अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सैंपल्स और मेडिकल रिपोर्ट में हेरा फेरी के इल्जामात के बाद हुकूमती नुमाइंदे अब पंजाब मेडिकल बोर्ड के अरकान की नीयत पर भी सवालात उठा रहे हैं जो नवाज शरीफ के इलाज में शामिल थे। और अब हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से डॉक्टरों की साख को निशाना बनाने पर इन डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है जो नवाज शरीफ के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। इसी मेडिकल बोर्ड के एक अहम रुकन डॉक्टर ताहिर शमसी ने हुकूमती नुमाइंदों के इल्जामात पर जवाब दिया है और कहा है कि वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अपनी पुरानी राय पर आज भी कायम है। कल हमारे प्रोग्राम में जब हमने वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल से सवाल किया कि आपने और दीगर वज़रा ने तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर सवालात उठाए हैं और नवाज शरीफ की सैंपल्स पर हेरा फेरी के इल्जामात लगाए हैं और दावा किया है कि पंजाब हुकूमत को इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान से जब यह सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कायम रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड था उसके खिलाफ तहकीकात होंगी या नहीं, तो वज़ीर आज़म ने ना ही मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दिया और ना ही उन्होंने मेडिकल बोर्ड की तहकीकात के हवाले से कोई जिक्र किया, बल्कि वज़ीर आज़म ने दोबारा इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उन्हें बताया था कि नवाज शरीफ की तबीयत वाकई ख़राब है और माहिरीन की इस राय के बाद ही नवाज शरीफ को बाहर जाने देने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा हमने डॉक्टर शहबाज गिल के सामने ये सवाल भी रखा कि डॉक्टर ताहिर शमसी समेत दीगर तिबी माहिरीन ने भी नवाज शरीफ की ख़राब सेहत की तस्दीक की थी, तो इसके जवाब में डॉक्टर शहबाज गिल ने डॉक्टर ताहिर शमसी की इंटेग्रिटी और नीयत पर ही शक का इजहार कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर ताहिर शमसी साहब का जो इंटेंट है वो हमें अब मुझे तो गलत लग रहा है जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि अगर तो नवाज शरीफ साहब बीमार होते, उनकी कोई सर्जरी होती, उनकी कोई प्रोसीजर होता तो ताहिर शमसी साहब ठीक थे। मैं तो अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के तमाम बयानात को शक की नजर से देखता हूं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, मेरे ख्याल में तो कहीं गलती हुई है। अच्छा। या वो गलती रिपोर्ट पे हुई है या ताहिर शमसी साहब की स्टेटमेंट में हुई है। डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे थे कि उन्हें नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर ताहिर शमसी के तमाम बयानात पर शक है। गलती रिपोर्ट में हुई है या इनके बयानात में या फिर इनकी ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि डॉक्टर ताहिर शमसी की बात अगर दुरुस्त होती तो नवाज शरीफ आज भी इलाज करवा रहे होते, वो बीमार होते, उनकी सर्जरी हो चुकी होती, मगर ऐसा नहीं हुआ है। शहबाज गिल ने इन इल्जामात पर हमने डॉक्टर ताहिर शमसी से रब्ता किया, उनके सामने ये इल्जामात रखे और उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी और उनको कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आके अपनी पोजीशन को वाजे करें, मगर डॉक्टर ताहिर शमसी ने प्रोग्राम में आने से माजरत करते हुए कहा कि क्योंकि मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अय्याज ने उन्हें टीवी पर जाने से मना किया है, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत तो नहीं कर सकते। मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि वो नवाज शरीफ के इलाज से मुतल्लिक अपनी बात और अपनी राय पर आज भी कायम है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि अगर आपकी नीयत और ज़मीर साफ हो तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहें या बुरा। हुकूमती नुमाइंदों को जब और जिससे इंक्वायरी करवानी है करवा लें। डॉक्टर ताहिर शमसी ने हुकूमती नुमाइंदों को अपनी बात समझाने के लिए क्रिकेट की मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि आपने वर्ल्ड कप या टेस्ट मैच के दौरान गली मोहल्लों में पान की दुकानों पर खड़े माहिरीन की राय और कमेंट्री जरूर सुनी होगी जो मैच से मुतल्लिक अपने बेलाग तबसरे करते हुए पाए जाते हैं, मगर ना तो सरफराज और अजहर अली को कुछ पता होता है कि उन्हें कितनी कीमती राय दी जा रही है। मगर ये तमाम माहिरीन जो पान के खोखे पर खड़े होकर टेस्ट मैच की बारीकियां बयान कर रहे होते हैं, उन्होंने ना तो कभी गेंद करवाई होती है ना कभी बल्ला पकड़ा होता है। यही हाल शाम को टीवी चैनल्स पर बैठकर बहस करने वालों का और हमारे हुकूमती नुमाइंदों का है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने आज हमें अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया है। वो हर किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है, जिसका हवाला हुकूमती नुमाइंदे पिछले कुछ रोज से दे रहे थे कि पंजाब हुकूमत को मेडिकल बोर्ड से तहकीकात करने की हिदायत दी जा चुकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तो ये तक बताया था कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होंगी, यानी इनसे भी इंक्वायरी की जाएगी। यकीनी तौर के ऊपर जो प्रोब है डॉक्टर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों की मीटिंग में ये बात की है। अब उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, कैसे वफाकी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को कहेगी या पंजाब हुकूमत खुद इसको करेगी, ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। हाँ, एक डॉक्टर साथ फिरते थे, कसूर उनका लगता है कि उन्होंने वो ब्लड काउंट को आगे पीछे किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल मेडिकल बोर्ड से तहकीकात की बात कर रहे हैं, मगर जब वजीर आजम इमरान खान से 2 रोज़ पहले इंटरव्यू में ये सवाल हुआ कि क्या मेडिकल बोर्ड से तहकीकात होंगी, तो उन्होंने तहकीकात से मुतल्लिक कोई बात नहीं की, बल्कि सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यास्मीन राशिद से मुसलसल राब्ते में थे
और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ वाकई बीमार। वजीर आज़म इमरान खान ने मेडिकल बोर्ड या मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों से तहकीकात की कोई बात नहीं की और ना ही नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के जाली होने से मुतल्लिक कुछ कहा, जबकि हुकूमती नुमाइंदे पिछले कई रोज से ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ या उनके करीबी लोगों ने टेस्ट के नमूनों में हेराफेरी की थी, जिसकी वजह से इनकी जाली रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर शहबाज गिल ने यह भी इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ के खून के नमूनों में ETDA नामी केमिकल की मिकदार को बढ़ाकर प्लेटलेट्स की मिकदार को कम किया गया। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक ETDA के जरिए खून के नमूनों में फ्रॉड किया गया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक गलत नताइज सामने आए हैं। मगर आज हमने ये मसला डॉक्टर ताहिर शमसी से पूछा कि क्या इस हवाले से कोई फ्रॉड करना मुमकिन है या नहीं, तो उन्होंने दो टोक लफ्जों में बताया कि ऐसा करना कतई तौर पे नामुमकिन है। उन्होंने इस मामले की वजाहत करते हुए बताया कि खून में प्लेटलेट्स की मिकदार को जांचने के लिए खून का सैंपल एक ट्यूब में लिया जाता है, जिसमें ETDA नामी केमिकल खून को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मुताबिक पाकिस्तान में तमाम मुस्तनद लेबोरेटरियों में बेक्टन डिकिंसन नामी कंपनी की तैयार शुदा ETDA ट्यूब इस्तेमाल की जाती है और इसमें 1.8% ETDA इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है। और ये ट्यूब मुल्की सतह पर मकामी लेबोरेटरियां नहीं बनाती और ना इन दरामद शुदा ट्यूब के अंदर बाहर से ETDA नामी केमिकल दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ETDA की वजह से प्लेटलेट्स की मिकदार को मसनूई तौर पर कम दिखाया गया है, तो इसके बावजूद एक बीमार शख्स जिसके पूरे जिस्म पर प्लेटलेट्स की शदीद कमी की वजह से नील पड़े हों, दांतों और मसूड़ों से खून जारी हो और टांगों पर सुर्ख रंग के धब्बे हों, तो इसे देखकर प्लेटलेट्स की कमी की तशखीस की जा सकती है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने बताया कि ये ETDA ट्यूब लेबोरेटरी वाले मुहैया करते हैं, ना कि मरीज या इसके लवाकिन, और इस ट्यूब में ना तो कोई केमिकल डाला जा सकता है और ना ही निकाला जा सकता है। हुकूमती नुमाइंदों के नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयानात, मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों की नीयत पर सवालात, इन तमाम इशूज पर बात करेंगे और इस इशू पर भी बात करेंगे कि ये एक बाकायदा सियासी लड़ाई लगती है, सियासी मौक़िफ़ दोनों जमातों का आ रहा है। इसमें क्या प्रोफेशनल डॉक्टर्स की नीयत पर शक करना, उनके प्रोफेशन पर शक करना, क्या ये दुरुस्त होगा? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपने भी अपना ये मौक़िफ़ दिया है कि नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो मेडिकल रिपोर्ट्स ही जाली थी, जिसके बेसिस पर डॉक्टर्स ने अपना एक ओपिनियन कायम किया था। इससे पहले जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब है आपकी पार्टी से, वो भी कह चुके हैं कि जो नमूने थे, जो सैंपल्स थे, उसमें ही हेरा फेरी की गई थी और उसी बुनियाद पर वो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई। और कल डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की नीयत पर भी शक किया। उन्होंने कहा कि जो उनके बयानात हैं मैं उनको शक की नज़र से देखता हूं। क्या आप समझते हैं कि जो डॉक्टर्स पंजाब मेडिकल बोर्ड में थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, वो भी किसी हेरा फेरी में मुलविस थे? उनको भी, उनके प्रोफेशन को भी, उनके काम को भी शक की बुनियाद से देखना चाहिए? मुझे नहीं पता फ्रेंकली। इसके लिए जो प्रोब चाहिए, इसके लिए जो इंक्वायरी चाहिए, उसकी हमने बात की है और बाकी चीज़ें तो इंक्वायरी और प्रोब में आएंगी। और ये प्रोब का हुक्म इमरान खान साहब ने दे दिया है पंजाब हुकूमत को या किसी और इदारे को? क्योंकि 2 रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू था और बाकायदा अरशद शरीफ साहब ने ये सवाल पूछा कि क्या कोई तहकीकात होगी, तो इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में एटलीस्ट ये नहीं कहा कि हम कोई तहकीकात करवाने जा रहे हैं, या उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से तहकीकात की बात की हो जैसे आपने की थी। उन्होंने कहा वो तो मुसलसल मुझे कॉन्टैक्ट में थी मुझसे और मुझे बड़ी ज़बरदस्त हमारी कारकुन रही हैं। नहीं, बात यह है कि ये तो फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब के जिम्मे लगाया गया है कि वो ये बताएं कि इसको क्या, इसकी जो है वो लीगल स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसको कैसे एक मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुंचाना चाहिए। ये इन दोनों शख्स की आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लगाई गई है, लेकिन अभी तक तो ये एक सियासी मौक़िफ़ एक PTI का आता है, एक सियासी लड़ाई है, नून लीग की तरफ से एक और बात की जाती है।
इसमें डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाना, उनकी इंटेग्रिटी, उनके इंटेंशन पर शक करना, आपके ख्याल में इस सियासी लड़ाई में डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना क्या दुरुस्त होगा? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो एक कानूनी निज़ाम है उसमें जो सुकम है, ख़ुसूसन हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत मसाइल हैं और MLR रोज़ाना केसेस में चेंज होते हैं, MLR में रोज़ाना प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स ही मुलव्वस होते हैं। उसमें क्या है, जिस तरह बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसी तरह मेडिकल प्रोफेशन में। और आपको लगता है कि इस तरह के जो नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं जिनको पंजाब मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया, चाहे वो कराची से डॉक्टर ताहिर शम्सी हो, वो भी हो सकते हैं इसमें मुलव्वस? इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी आपके मुताबिक? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक कोई इंक्वायरी ना हो, प्रोब ना हो, किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगाना। फवाद साहब, हमने ताहिर शम्सी साहब से आज राब्ता किया था, डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब से। वो टीवी पे तो नहीं आ सकते, उनको मना किया गया है मेडिकल बोर्ड के सबरा की जानिब से, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तबीयत देखी थी, मेडिकल रिपोर्ट देखी थी, मैं उस बात पर खड़ा हूँ, आज भी उस मौक़िफ़ पर मैं डटा हुआ हूँ। और उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिकेट की मिसाल देते हुए कहा कि जब क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा होता है, वर्ल्ड कप हो रहा होता है, तो आप देखते हैं कि पान के खुके पे लोग खड़े होते हैं, तबसरा कर रहे होते हैं क्रिकेट पर, लेकिन जो खेल रहे होते हैं, चाहे वो अजहर अली हो, सरफराज अहमद हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं होता क्या तबसरा हो रहा है पीछे। लेकिन वो लोग जिन्होंने ना कभी गेंद पकड़ी होती है, ना बल्ला पकड़ा होता है, वो तबसरा कर रहे होते हैं। और वो कह रहे हैं यही हाल है हुकूमती नुमाइंदों का कि वो आके मेडिकल इशूज़ पर बात कर रहे हैं, उनको पता कुछ नहीं है कि मामलात हैं क्या। ये उनकी ओपिनियन हो सकती है और ताहिर शम्सी साहब वो अपनी ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो अपनी ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं। और अब देखते हैं जब प्रोब होगा तो फिर किसकी ओपिनियन सही निकलेगी। फवाद साहब, ये भी तो मुमकिन है ना कि जिस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया था, मल्टीपल इश्यूज थे, प्लेटलेट्स का इशूज था, उस वक्त शायद उनकी तबीयत बहुत ही क्रिटिकल हो, और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने तो डॉक्टर फैसल साहब से तस्दीक भी कराई थी उस बात की, और बाद में जब वो लंदन गए हो तो तबीयत आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेहतर हुई हो, जिस किस्म का भी उनका इलाज हुआ है। ये भी तो मुमकिन है ना, जरूरी तो नहीं है कि फेक रिपोर्ट्स पर, फेक सैंपल के जरिए सब कुछ किया गया हो। ठीक कह रहे हैं, मौजे भी होते हैं और आप वही मौजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। जो मेडिकल बोर्ड बनाया था पंजाब ने, उसमें डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब थे, और उनका एक बयान था जो मैंने बार बार पहले भी चलाया था। उन्होंने कहा था 2-3 दिन में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स दुरुस्त हो जाएंगे, बेहतर लेवल पर आ जाएंगे। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर-नवंबर 2019 की। उनके प्लेटलेट्स नहीं, वो तो खुद ही माशाल्लाह नौजवान लड़के बन गए हैं और इसमें बड़ी एफर्ट है। उसमें हमारे मीडिया के भी एक जो ग्रुप है उसकी भी बड़ी एफर्ट है। जिस तरीके से वो बाहर भेजे गए, जिस तरीके से फिर बाकी एक पूरा जाल बिछाया गया, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बाहर भेजने के लिए जिस तरह से मेडिकल टेस्ट किए गए, जाहिर है वो अब अगर सेहतमंद है तो उसमें उन तमाम लोगों की बड़ी माशाल्लाह एफर्ट है। और सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये हुआ कि जो ही नवाज शरीफ साहब ने कतर के जहाज पे हाथ पे पाँव रखा, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और ये इस तरह के मौजज़े भी वैसे होते हैं। अब ये मीडिया क्या बताता अगर फवाद चौधरी साहब आकर ये बताएं कि हमने कैबिनेट में 6 घंटे मुशावरत की है और उस मुशावरत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव को भेजा, और वो डॉक्टर तस्दीक करते हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहती है कि मेरे सामने हार्ट अटैक हुआ है, तो मीडिया फिर क्या करे? ये कहे कि नहीं झूठ कह रही है यास्मीन राशिद साहबा, या कोई मुशावरत नहीं हुई काबिला की मीटिंग में, क्या करे मीडिया? नहीं, वो आप अपने क्लिप्स उठा के देखिएगा, आपको पता लगेगा उस वक्त क्या कह रहे थे। अगर 24 घंटों से ज़्यादा यहाँ पे रखा तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा। और हुकूमत के तो सीने में दिल नहीं है, और ये लोग जो कह रहे हैं कि ना जाने दें, ये तो बड़े खौफनाक लोग हैं और इनमें ये नहीं है और वो नहीं है, तो चूना लगाने में तो मीडिया का भी एक हल्का शामिल था। फैसला इस मीडिया के बयानात की वजह से हुआ, या जो लीगल ओपिनियन या जो एक कानूनी ओपिनियन के अलावा मेडिकल ओपिनियन दिया गया था इमरान खान साहब को? माहौल क्रिएट होता है, उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, और अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से जो हुकूमत ने कहा है कि हम उनको वापस लाएंगे, हर मुमकिन कोशिश की जाए, इसमें कोई आपको लगता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, या नवाज शरीफ साहब पे एक दबाव रखने के लिए किया जा रहा है कि वो सियासी तौर पे भी सरगर्म ना हो, एक प्रेशर रहे उन पे कि कभी भी हुकूमत आपको वापस ला सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्हें खुद वापस आना चाहिए, और इसमें तो आपको और जो तमाम बाकी लोग हैं उनको ये होना चाहिए कि एक आदमी जो पाकिस्तान में कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ अंडर ट्रायल प्रिजनर तो नहीं है, उनको तो सजा याफ्ता है, और सजा के बाद वो बाहर चले गए हैं और उन्होंने कहा था कि मैं जो ही बेहतर फील करूंगा मैं वापस आऊंगा। उनके भाई ने एफिडेविट दिया था। अब सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि जब वो ठीक हो गया उनको फौरन वापस आना चाहिए, और पाकिस्तान में या वो अपनी सजा पूरी करें या प्ली बार्गेन करें। तीसरी सूरत तो नहीं है, या वो सजा पूरी करेंगे या प्ली बार्गेन करेंगे। और दूसरी सूरत में अगर वो वापस नहीं आते हैं तो जाहिर है
कि अदालत से रुजू होगा और अदालत जो है, अदालत जिसने उनकी गारंटी एक्सेप्ट की है शहबाज शरीफ की, वो पहले शहबाज शरीफ को कहेंगे उन्हें वापस लाएं, और अगर शहबाज शरीफ वापस नहीं लाते तो फिर एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की जाए। सही, आप कह रहे हैं कि आपको ये कहना चाहिए, कल भी आप प्रोग्राम देख लें, एहसन इकबाल साहब से यही गुफ्तगू हुई थी जब नवाज शरीफ साहब गए नहीं थे ना, तो उस वक्त भी नून लीग के हर रहनुमा को ये मिसाल दी थी कि 2000 में भी, सन 2000 में भी तबीयत का कह के गए थे, लेकिन उसके बाद 8 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आए, जिला वतन हो गए थे। ऐसा तो नहीं करेंगे? तो ये सवाल उस वक्त भी उनसे किया था और आज भी करते हैं कि वो अगर उस हद तक क्रिटिकल नहीं है जिस हद तक वो पाकिस्तान में थे, तो उनको वापस आना चाहिए, अदालतों का सामना करना चाहिए। क्योंकि आप मीडिया की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा वजाहत कर दूं उस पर। नहीं, मैं शहजाद इकबाल की बात तो नहीं कर रहा ना, मैं एक ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने आपका खैर अपना ज़ाती मौक़िफ़ उस वक़्त भी बिल्कुल बैलेंस था, मैं एक तबके की बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, ड्यूल नेशनलिटी वाले पर आते हूँ, ये काबीना ने इसका अप्रूवल दे दिया है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और इसमें हुकूमत ने ये कहा है कि जो डुअल नेशनल है अब वो भी इंतखाबात लड़ सकेगा। ये चेंज इन पॉलिसी क्यों की गई है? क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे कि डुअल नेशनल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, असेंबली में नहीं आना चाहिए उनको। ये काबीना में अक्सरियती लोगों की राय थी, मेरी राय से मुख्तलिफ थी। मैं अब भी समझता हूँ कि डुअल नेशनल्स के लिए बड़ा मुश्किल है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना, और इसलिए कि अगर आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे तो उनका जो पैसे का यहाँ पे स्पेशली इस्तेमाल होगा उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपनी मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि काबीना की अक्सरियती राय है तो हुकूमत का फैसला यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाया जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि बार बार कहते थे कि नहीं इजाज़त होनी चाहिए, उनकी राय क्या है इस पर? वज़ीर आज़म की राय भी यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। सही है। और ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या काबीना का रुकन भी बन सकेंगे, या ये होगा कि इलेक्शन आपने लड़ लिया, अगर आप इलेक्शन हार गए तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी नेशनलिटी छोड़ने की, लेकिन अगर आप जीत गए और आप असेंबली का हिस्सा बनना चाहते हैं, हल्फ लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको डुअल नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये बिल यही है कि आप इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर आप इलेक्शन जीत गए, और हलफ लेते हुए अब आपको अपनी डुअल नेशनलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, पहले आप इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। मतलब डुअल नेशनल इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन असेंबली का रुकन नहीं बन सकेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी क्या एक वजह ये भी है फवाद चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी ज़ाती राय ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन काबीना में अक्सरियती राय ये थी कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या इसकी वजह ये भी है कि इस वक्त बहुत सारे जो मुआवने खसूसी हैं ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म के, वो डुअल नेशनल हैं, जिसमें से 4 डुअल नेशनल थे, इंक्लूडिंग जुल्फ़ी बुखारी साहब, शहजाद कासिम साहब, नदीम बाबर साहब, तो क्या इनको भी इलेक्शन लड़वाना पड़ सकता है किसी मौके पे, ये भी इंतखाबात का हिस्सा हो? क्या इनके लिए रिलैक्सेशन की जा रही है या कोई और पॉलिसी शिफ्ट की वजह है? नहीं, ओवरऑल मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ख्याल है कि बहुत सारा पाकिस्तानी जो बाहर है वो बड़ा टैलेंटेड लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको ये मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ें और असम्बली में पहुँच के अपना एक मुस्बत रोल जो है वो अदा कर सकें। सही। और क्योंकि आप लॉयर हैं तो इसलिए इस सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये हो जाता है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाती है, क्या ये आइंदा के लिए होगा या इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि आपके अहम वफाकी वजीर हैं फैसल वावड़ा साहब, उनके ऊपर भी यही एलिगेशन है कि जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त वो डुअल नेशनल थे और बाद में उन्होंने अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ी थी। नहीं, फैसल वावड़ा ने पहले छोड़ दी थी, वो तो एक केस है जो उनके ऊपर है। जाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले नेशनलिटी छोड़ दी थी और इसीलिए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी FIA से मंगवाई गई थी, उसके बाद तस्दीक होकर उनको छोड़ा गया था। और जो इसका इतलाक है तरमीम का, ये जाहिर है मुस्तकबिल से है, माजी से नहीं। सही। इलेक्शन लड़ने से पहले छोड़ी गई थी, लेकिन जो अखबारी खबर है उस पर एलिगेशन ये था कि उन्होंने जो है जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ी थी। अखबारी खबर गलत। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ के फिर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे? जी सही। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे ये वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। अगर इलेक्शन जीत कर वो असेंबली का हिस्सा बनने चाहते हैं तो उससे पहले उनको अपनी दूसरी नेशनलिटी यानी पाकिस्तान के अलावा जो भी नेशनलिटी होगी वो छोड़नी पड़ेगी। अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ
2 रोज पहले कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो रिकॉर्ड बारिश हुई और उससे जो रिकॉर्ड तबाही हुई, उसके असरात अब भी नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें सिंध हुकूमत ने सिंध के 20 और कराची के 6 अजला को आफत ज़दा करार दिया है। कराची में जो सड़कों पे पानी जमा हुआ था, जो इलाकों में पानी जमा हुआ था, वो काफ़ी हद तक उतर गया है या उतार लिया गया है, और जो सड़कें दरिया या तालाब का मंजर पेश कर रही थी, अब वहाँ पे पानी नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं, ऐसे रिहायशी इलाके मौजूद हैं जहाँ पर पानी नहीं उतरा है, जिसमें सुरजानी टाउन है, आई चुंदरीगढ़ रोड पर जो टावर का एरिया है वहाँ पर भी पानी मौजूद है, ओल्ड सिटी, खारदा, डिफेंस के कई इलाके, न्यू कराची का कुछ इलाका, ये अभी भी जेरे आब है। यहाँ से पानी उतारा अभी तक नहीं गया है और इसीलिए वहाँ पे जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं। पानी उतरेगा तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी। कल सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने बताया था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, और बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि पानी सिर्फ सड़कों पे जमा नहीं हुआ था, पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। लोगों के जो कारोबार हैं, लोगों की जो दुकानें हैं, वहाँ पे भी पानी गया था। तो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर करेगी। ये जो नुकसान लोगों का हुआ है, इसके अलावा भी इस बारिश ने कराची की सड़कों का बड़ा नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 48 घंटे पहले जो मौसलाधार बारिश खत्म हुई, उसके बाद जो मोबाइल सर्विस है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो ना होने के बराबर रही। और इसी तरह हर बारिश की तरह इस रिकॉर्ड बारिश में भी के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो भी सामने नजर आई। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि बारिश का आगाज़ होते ही जो बिजली है वो जाना शुरू हो गई। और अब के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि इस वक्त जो मेजर मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज का नहीं है, लेकिन उनके जो सब स्टेशंस हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है, चाहे वो कभी नमी की वजह से हो, कभी गैस या फ्यूल शॉर्टेज की वजह से जो लोड शेडिंग होती है, और बारिशों की वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पहले भी हमारे सामने रह चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बारिश खत्म हुए 48 घंटे हुए हैं, लेकिन अभी भी कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, जिसमें डिफेंस का बड़ा इलाका है, क्लिफ्टन है, सुजानी टाउन है, गुलबर्ग का इलाका है। इन इलाकों में अब तक बिजली रिस्टोर नहीं की गई है। के इलेक्ट्रिक जो कि अब एक प्राइवेट इदारा है, और बाकायदा इसको एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए था कि एक सरकारी इदारा जब प्राइवेट इदारा बनता है तो सिर्फ जो कंपनी इसको ओन करती है उसका फ़ायदा नहीं होता, जो लोग होते हैं, जो आवाम है, उनको भी बेहतर सहूलियात मिलती हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि के इलेक्ट्रिक इसमें नाकाम हुआ है। वो इसके बावजूद कि के इलेक्ट्रिक एक मुनाफा बख्श कंपनी है, पिछले एक साल में यानी कि 2018 और 19 का मवाजना किया जाए तो इनका जो मुनाफा है उसमें 40% का इजाफा हुआ है। 2018 में इनका मुनाफा 12.3 बिलियन रुपए था, वो बढ़कर 17.2 बिलियन हो गया। और अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2 साल में के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में 70% इजाफा हुआ है। 10.4 अरब से उनका मुनाफा 17.2 अरब हो चुका है। लेकिन जब हम पूछते हैं उनसे कि अवाम को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन इस मरतबा के इलेक्ट्रिक का ये जवाब है कि जो सब स्टेशन हैं, जब वहाँ से पानी निकलेगा तो इसके बाद बिजली रिस्टोर करने का सिलसिला शुरू होगा, जो इस वक्त जारी है। कराची की सूरत हाल पर एक अच्छी खबर यह है, मुस्बत खबर यह है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने मिलकर काम करने का फैसला किया। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यकीनन मुश्किल हालात हैं और तबाहकुन हालात हैं कराची के, लेकिन उसमें मुस्बत खबर यह है कि अब वफाकी हुकूमत ने यानी कि उनकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने मिलकर काम करने का फैसला किया और कराची के 3 बड़े जो मसाइल हैं उस पर फौरी तौर पे इक़दामात लिए जाएंगे, जिसमें नालों की सफाई है, नालों पे जो तजावुज़ात हैं उनको हटाना, और जो कूड़ा करकट कराची में जमा हो जाता है, जो कचरे का एक बड़ा मसला है, और जो नकासी आब का एक मसला है, उसको भी अब ये दोनों हुकूमतें मिलकर दुरुस्त करेंगी और आवाम को जो पानी की फराहमी है वो भी मुमकिन बनाई जाएगी। ये 3 मसाइल हैं जिस पर अब वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर काम करेगी। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन मुश्किल हालात में, एक तबाहकुन हालात में, ये एक मुस्बत पैगाम है कराची के अवाम के लिए कि दोनों हुकूमतें मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और जैसे मैंने बताया, कूड़ा करकट हो, नालों की सफाई हो, तजावुज़ात का मामला हो, अवाम को पानी फराहम करने का मामला हो, ये अब दोनों हुकूमतें मिलकर हल करने के लिए कोशिश करेंगी। लेकिन ज़रा बताइएगा, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगी दोनों हुकूमतों के दरमियान, एग्जीक्यूशन होगी कैसे होगी, अमल दरामद कैसे होगा, अवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? शहजाद, जो चीज तय हुई है वो ये कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी में सब लोग मिल के काम करेंगे, उसमें कोई कमेटी का
चेयर नहीं कर रहा है, कोई हेड नहीं कर रहा है, उसको कोई मातहत नहीं है, कोई ऐसा सरपरस्त नहीं है, बल्कि मशावरत के साथ मिलके इसको सारे मामले को हल किया जाएगा। एक्चुअली होता ये है कि कई बार जब काम करने की नीयत भी हो, आपके पास पैसा भी हो, और अगर आप कहीं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो, वफाक और सूबे के अंदर कोई इस तरह की ऐसी चीज आ जाए जिसमें मामला फंस जाते हैं, तो उसे निकालने के लिए बहुत तकदो करनी पड़ती है, मुश्किल हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नामुमकिन नजर आने लगती हैं। तो उन चीजों का तदारुक करने के लिए ये बात तय की गई है कि ये कमेटी जो है ये मिलकर मुशावरत के साथ बगैर सियासत के किसका झंडा लगेगा, किसको क्रेडिट मिलेगा, कौन डिस्क्रेडिट होगा, इसको छोड़ के जो ये जेन्युइन मसाइल हैं कराची के, इनको हल किया जाएगा और इसकी फंडिंग को भी मिलकर तय कर लिया जाएगा कि कौन कितने पैसे इसमें डालेगा और किस तरह से इस मामले को लेकर आगे चलेगा। इमरान इस्माइल साहब, आप कह रहे हैं कि जो 6 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें 3 जो है वफाकी हुकूमत से लोग थे, अमीनुल हक साहब थे, असद उमर साहब थे, अली जैदी साहब थे और CM सिंध थे उसमें, और 2 सूबाई वजीर सईद गनी और नासिर शाह साहब थे, ये वही कमेटी है जो कि एग्जीक्यूट करेगी इन मामलात को भी? जी, यही कमेटी ये मशावरती कमेटी है। एग्जीक्यूशन तो जाहिर है कि CM सिंध जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास है, एग्जीक्यूशन तो वही करेंगे, लेकिन इस कमेटी की मशावरत के साथ तमाम मामला को देखा जाएगा और हल किया जाएगा। सही है, तो ये मुशावरती कमेटी है जो काम करने का है, चाहे वो कचरा उठाने वाला मामला हो, चाहे नालों की सफाई हो, चाहे तजावुजात खत्म करना हो, वो काम सूबाई हुकूमत खुद ही करेगी। जी, जो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा रहा, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात उनके पास हैं, वही उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन इस मुशावरती कमेटी के साथ मिलकर किया जाएगा। क्योंकि शहजाद, अगर हम एक चीज देखें कि जो नालों के ऊपर तजावुजात हैं, उन तजावुजात पे से जब भी आप हटाने जाएंगे, चाहे आप ऑल्टरनेट आपको तो देना पड़ेगा, इसके अलावा तो हम तैयार नहीं है काम करने को कि आप ऑल्टरनेट ना दें और लोगों को ऐसे ही उठा के बाहर निकाल दें। हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ से मूव किया जाए बगैर ये देखे कि क्या किसके पास लीज है, किसके पास नहीं है। हमने बेघर नहीं करना लोगों को, तो उनको यहाँ से मूव किया जाए कहीं और उस मूवमेंट के अंदर कोई दिक्कत ना आए किसी तरह। यानी उस जाहिर है कि ज़्यादातर इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है कराची से, और वहाँ पे उनका होल्ड है, तो उनकी मदद के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर मदद उसमें डालने को तैयार है। उसके बाद जो कचरा उठाने के मामलात हैं, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है कराची का कचरा उठाने और ठिकाने लगाने में, उसके अंदर कोई जिद्दत पैदा की जाए, उससे कोई बेहतर बनाया जाए, उस निज़ाम को मौसर किया जाए, कचरा उठाने के निज़ाम को और उसको डिस्पोज करने के निज़ाम को। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, यानी हुकूमती अरकान जो है वो उसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, मैं ये सोच रहा हूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि देखिए मशवरा देने वाले बहुत हैं, क्या करना है, क्या मसाइल है, कैसे करना है, ये भी मीडिया भी बताता रहा है, और आई एम श्योर सिंध हुकूमत के पास भी ऐसे लोग हैं जो उनको मशवरा देते रहे। अब ये मुशावरती कमेटी भी यही काम करेगी, लेकिन जो मेन मसला आता है वो अमल दरामद पर है, एग्जीक्यूशन पर है। यानी कि हम मिसाल देते हैं कि पंजाब में मेट्रो बस बन गई, पेशावर में बन गई, कराची में मुकम्मल नहीं हो सकती, लाहौर में कचरा उठ सकता है, कराची में नहीं उठ सकता। तो क्या करना है ये तो सबको पता है, ये आई एम श्योर सिंध हुकूमत को भी पता होगा। एग्जीक्यूशन उनके हाथ में है, और वो कह रहे हैं कि आप कमेटी बनने के बाद भी उनके पास रहेगी, उनकी कारकर्दगी पे हम सवालात उठाते रहे। आपको एतराज रहा है कि वो अमल दरामद नहीं करते, उसमें क्या फर्क आएगा? शहजाद, इसमें ये कमेटी जो है, जो कमेटी का जो मशवरा होगा उसके पाबंद होंगे सब उसके ऊपर अमल करने के। ये इस तरह का मशवरा नहीं है कि गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाली चीज नहीं है, बल्कि जो चीज इस कमेटी में तय होगी वो एग्जीक्यूट की जाएगी। आपने मुझसे पूछा था कि एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसको क्या वफाक करेगा या सूबा करेगा, तो मैंने आपसे कहा कि सूबा सिंध में जो वजीर आला के इख्तियारात हैं उन्हें चैलेंज किए बगैर ये काम हो रहा है, और वो वॉलंटियरली इस कमेटी के साथ काम कर रहे हैं। इस कमेटी में जितने लोग बैठे हैं जाहिर है सभी वॉलंटियर हैं, लेकिन ये चीज तय हो गई है आपस में कि हम इस कमेटी की मशावरत के साथ इस कमेटी में जो मामला तय होंगे उसी तरह से इनको चीजों को आगे लेकर चला। सही, और आप कह रहे हैं वो बाइंडिंग होगा, लेकिन देखिए हुकूमत का तो काम करना है, हुकूमत का काम है काम करना, लोगों को सर्व करना। ये काम करना तो वैसे ही बाइंडिंग है हुकूमत पर, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो अगर एक कमेटी में फैसला हो जाएगा, और वो भी एक ऐसी कमेटी में जिसमें पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सियासी जमात के लोग हैं, यानी कि MQ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो कैसे उन पर बाइंडिंग हो जाएगा? काम करना तो वैसे ही बाइंडिंग होता है हुकूमत पर।
साहब ये ऐसा नहीं है कि यानी हम कमेटी में बैठ के कहेंगे कि जी ऐसा करते हैं कि कराची से कचरा उठाते हैं जी, और दूसरा काम ये करते हैं नाले साफ कर देते हैं, तो वो कहेंगे जी अच्छा जी ठीक है हम कल से ही शुरू कर देते हैं। ये तो जाहिर है सिंध हुकूमत को भी पता है कि कचरा उठाना है और नाले साफ करने हैं। अब कहीं ना कहीं इसके अंदर कोताही है या इसके अंदर काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे कि होना चाहिए किसी भी एक बड़े शहर का, कराची जिस साइज के शहर का। तो जो मशावरती कमेटी है ये उसको व्हील को रीइन्वेंट तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको बेहतर बनाने की, उसकी अपलिफ्टिंग की और उसकी मदद करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सिंध हुकूमत की मदद की जाए ताकि कराची को उसके असल मकाम पे पहुंचाया जाए। सही। अब मदद में आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन अमल दरामद हुकूमत ने करना है, सूबाई हुकूमत ने, लेकिन इस पे फंडिंग फराहम की जाएगी। अब फंडिंग जो आप लोग पहले भी वादे करते रहे कि 162 अरब रुपए के मंसूबे बनाए जाएंगे सिंध में और बिलखसूस कराची में, तो वो तो सिंध हुकूमत पहले भी कहते रही है कि आप बात करके चले जाते हैं और एक ढेला लगता नहीं है कराची पर। तो इस मर्तबा किस किस्म की यकीन दहानी वफाक की तरफ से की गई है कि जो रकम हम कहेंगे कि ये कराची पे खर्च होगी वो होती हुई नजर भी आएगी? ये कैसे इंश्योर करेंगे? शहजाद, मेरा ख्याल है जो 3 फ्लाईओवर बने हैं ये फ्री में तो नहीं बने होंगे। जाहिर है कि इसके अंदर 20-25 अरब रुपए लगा है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं। 20-25 अरब रुपए वैसे थोड़ा ज्यादा है 3 फ्लाईओवर के लिए। जी, आप वो उसका ऑडिट करा लीजिएगा। नैब वाले सुन रहे होंगे तो उनके कान खड़े हो जाएंगे, आपको पता है। अच्छा जी, चलें, हो सकता है मैं कम कर लेता हूँ। हो सकता है कि उसके अंदर इतने, मैं अंदाजन आपसे कह रहा हूँ कि इतने पैसे उसके अंदर लगे होंगे। जो ग्रीन लाइन बनी है उसको शामिल कर लें, इसके ऊपर इतना पैसा लग रहा है। अगर ये पैसा जो वफाक लगा रहा है, ये जाहिर है कि उसी उनके जो वादा था वफाक का उसमें से हो रहा है। 1 अरब रुपए तो वसीम अख्तर साहब को कराची की प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया अभी कुछ अरसे पहले। तो लिहाजा ये चीजें हो रही हैं। अभी तकरीबन जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं कराची में वफाक के, वो MNAs की मैं बात कर रहा हूँ। 1 अरब रुपए आपने कहा है, वैसे वसीम अख्तर साहब को दिया गया था। वसीम अख्तर साहब कहते हैं मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा का कोई मंसूबा मैं कर नहीं सकता। तो ये 1 अरब रुपए कहाँ लगाया है वैसे सूबाई ये बल्दियाती हुकूमत ने? उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट, गलियां, सड़कें, नालियां, गटर, इस तरह की उन्होंने चीजें, जो 1 अरब रुपया कराची में कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ सड़कें सेलेक्ट करके उसके PC1 बना के उनको अप्रूव कराया था, बाकायदा उसकी अप्रूवल हुई PND से और सारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसा लग रहा है। अब अगर कोई ये समझता है कि वो पैसा जब तक उनके थ्रू खर्च ना हो वो उसे गिनेंगे ही नहीं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन वफाक ने कराची के ऊपर तवज्जो दी हुई है और खास तौर से जो कराची के ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त ऑन गोइंग है। इस वक्त तकरीबन हमने अभी ग्रीन लाइन का टेंडर किया है बसों का, वो भी अरबों रुपए में है। वो बसें भी उसकी आ रही हैं, उसके प्रोसेस में है वो। तो इंशाल्लाह ये पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन ये सारे पैसे NFC अवार्ड के ऊपर है। इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने ये कहा था तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक्चुअली जो पैसा लगाना है वो सूबा सिंध की हुकूमत ने लगाना है, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है। वफाक का शहर तो नहीं है कराची, सिंध का हिस्सा है। तो सिंध ने पैसा लगाना है। सिंध PFC अवार्ड अगर करेगी तो कराची को उसका जायज़ हिस्सा मिलेगा। ये सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ बार बार आता रहा है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर को सूबाई हुकूमत अकेले मैनेज नहीं कर सकती जहां तक रिसोर्सेज की बात है। तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि ये तमाम इशूज़ जो हैं, साफ पानी मुहैया करना, नाले साफ होना, तजावुज़ात को हटाना है, इसमें फंडिंग जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाएगी? नहीं, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि ये कमेटी फैसला करेगी कि अगर फंडिंग की कहीं शॉर्टेज हो रही है तो उसको कैसे पूरा किया जाए, क्या वफाक देगा। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर शॉर्टेज होगी तो वफाकी हुकूमत पूरा करने के लिए तैयार है। यहाँ पे रोल आएगा वफाकी हुकूमत का अगर शॉर्टेज है फंड्स की। ठीक है। अब एक मसला सियासी भी है ना कि आप लोगों का एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बना है दो हुकूमतों का और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सियासी हालात हैं, मामलात हैं, चाहे वो एहतसाब को लेकर हो, गवर्नेंस को लेकर हो, सियासी बयानबाजी को लेकर हो, तो ऐसा लगता है कि ये ताल्लुक भी, ये रिश्ता भी जो है कच्चे धागे से बंधा हुआ होगा, कभी भी टूट सकता है। फिर कराची वालों का क्या होगा इसमें? देखिए शहजाद, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वाली जमातें हैं। ये शायद साथ तो कभी ना चल सकें, लेकिन ये सियासी तौर पे बेशक एक दूसरे के मुखालिफिन हैं और रहें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, जमहूरियत इसी का नाम है। लेकिन जहाँ पे बेहतरी का काम हो सकता है मिलकर सूबे के लिए या शहर के लिए, किसी भी शहर के लिए, और ख़ासतौर से कराची जैसे शहर के लिए, वहाँ पर हम हाथ मिला के साथ चलना बिल्कुल तैयार हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त सिंध हुकूमत की टू हेल्प कराची, टू हेल्प लिफ्ट कराची। जो कराची का इस वक्त
नोज डाइव हुई है, जो कराची का बुरा हाल हुआ है। कराची में इस वक्त जगह जगह 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा होना कि एक आम सी बात हो गई है। हल्की सी बारिश में बैठ जाता है कराची। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये जो बारिश हुई है ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं हुई है, ये एक नेचुरल क्लेमिटी है। ये दूसरे दर्जे की बारिश हुई है, ये बहुत तबाहकुन बारिश हुई है। लेकिन इसके साथ ये भी अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कराची के नाले और कराची के ड्रेनेज सिस्टम, कराची का ड्रेन सिस्टम जो है वो अगर अपनी जगह पे काम कर रहा होता तो तबाही शायद इस शिद्दत की। अब आप ये कह तो रहे इमरान इस्माइल साहब कि हमने कहा है सूबाई हुकूमत को कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत भी आपकी कारकर्दगी से ज्यादा मुतमईन नहीं है। फंडिंग के हवाले से मैंने बात बताई। दूसरा, वो कहते हैं ग्रीन लाइन पे बसेस अभी तक नहीं आई है, 4 साल पुराना मंसूबा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। आपकी कारकर्दगी कराची से बाहर भी जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, उस पर भी वो तनकीद करते रहते हैं। तो दोनों जमातें एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे, दोनों हुकूमतें एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे तनकीद करती रही हैं। देखिए शहजाद, फिलहाल तो सूबाई हुकूमत से इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और सूबे के ऊपर उंगली उठाएं। फिलहाल तो अब हमारा अपना सूबा जो है वो मदद मांग रहा है और वो इस पर डूब रहा है और बुरे हाल में है, और इसी अबतर हाल से उसको निकालने के लिए हम सब साथ चलने को तैयार हैं। इसमें बगैर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रीन लाइन है ये इंशाल्लाह हमने टेंडर इसके कर दिए हैं। हर चीज में टाइम लगता है क्योंकि हमें बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम हर चीज को बड़े शफाफ तरीके से थर्ड पार्टी ऑडिट करा के। कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कब तक ये टेंडर हो जाएगा पूरा मुकम्मल, बसेस कब तक आएंगी और कब तक ये ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी? टेक्निकल टेंडर, उसके टेक्निकल इवैल्यूएशन उसकी हो चुकी है, कंपनियां क्वालिफाई कर चुकी हैं, फाइनेंशियल बिड उसकी हो रही है। मेरा ख्याल है ये मुहर्रम के फौरन बाद उसकी फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, और जैसे ही फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हो जाती है, टेंडर अवार्ड हो जाता है, उसके 6 महीने से 8 महीने के अंदर बसें कराची में होंगी। 6 महीने से 8 महीने, यानी कि तकरीबन 1 साल इसमें लग सकता है। आप समझ लें जून से पहले इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो। चले, उम्मीद करते हैं कि जैसे पेशावर मेट्रो बस जो है वो भी देर से आई, लेकिन अब कम से कम आवाम के पास एक सवारी तो है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम तो है वहां पर। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बताइएगा, कम से कम 3 प्रोग्राम तो मैंने आपके साथ किए हैं। जब लोड शेडिंग का मामला था, कभी कहते हैं कि गैस की फरामी नहीं है, कभी तेल की फरामी नहीं है, कहते हैं कभी नमी की वजह से हमारे फीडर्स ट्रिप हो जाते हैं, और अब ये जो बारिश पड़ी है यकीनन एक रिकॉर्ड बारिश है, लेकिन रिकॉर्ड तबाही भी देखी गई है। और इस बारिश को अब तो तकरीबन खत्म हुए 2 दिन हो चुके हैं, जो 8 बजे जुमेरात तक थी, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 48 घंटे के बाद भी अभी शहर के बहुत से इलाके हैं जहां बिजली नहीं आई है। क्या वजह है? आपकी तो आज बात भी हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी साहब से। शहजाद, मैं रोज डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, और आज मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी की जिसमें हमारे उमर अयूब साहब और हमारे एडवाइजर जो हैं शहजाद कासिम साहब वो उसमें थे, और हमने ये उसके बाद जब हमारी बात हुई सारी चीज मैंने उनसे फीडबैक लेके फिर मैंने मुनिस अलवी साहब से बात की। एक्चुअली इस वक्त पानी जो है वो बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, और वो पंप आउट करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि हाई टाइड है, समुद्र में भी ज़ाहिर है पानी कहीं तो फेंकना है वहां से पंप करके। तो ये हाई टाइड जब तक उतरेगी नहीं, जब तक वो पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये पानी को हम रफ्ता रफ्ता निकालते जा रहे हैं। जहाँ जो इलाके इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने हमें आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं कि ये इलाके हैं जहाँ पे जिनको फौरी तौर से अगर आप खाली करेंगे तो उनके फीडर्स ऑन हो जाएंगे, उसको उसी हिसाब से हम करते जा रहे हैं। तो इसको मैं नहीं समझता कि कोई कोताही इसमें हो रही है। पूरी तंदई के साथ पूरी जान लगा के इसको कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज के इलेक्ट्रिक की है जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जो उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी ना जो पिछले सालों में, वो उस तरह से नहीं कर सके जैसे उन्होंने करनी थी, जिसका सख्ती से नोटिस नेपरा ने भी लिया हुआ है। हमारी जो वजारत है वो भी उसके ऊपर बहुत नाला है, तो उसको क्योंकि ये मसाइल होंगे कि सब स्टेशन में पानी है, वो पानी पंप आउट करना है, हाई टाइड है इस वक्त, तो पानी वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं डाला जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी मसाइल है ना, जैसे मुल्क भर में बारिश होती है, इतने फीडर्स कहीं ट्रिप नहीं होते, तार कहीं नहीं गिर जाते, बिजली का निजाम इस तरह धर्म भरम नहीं होता जिस तरह यहाँ पर है। और इसके बावजूद कि पिछले 2 साल में इनका जो मुनाफा है वो 70% बढ़ा है, पिछले 1 साल में इनका मुनाफा 40% बढ़ा है। शहजाद, अल्लाह करे मुनाफा उनका 100% बढ़ जाए। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी और मुनाफे के लिए करती हैं, मुनाफा बढ़े। लेकिन बेशक करें, लेकिन देखिए के इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी थी जिसको मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए था कि सरकारी कंपनी अगर प्राइवेटाइज होती है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, वो आवाम को बेहतर फैसिलिटीज भी दे रही होती है। वो मिसाल नहीं बनाई के इलेक्ट्रिक। मैं शहजाद इसी तरफ आ रहा था कि मुनाफा बेशक बनाए, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान कराची के जो शहरी हैं उनको सहूलत पूरी होनी चाहिए, उनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए,
और उनको बगैर किसी ब्रेकडाउन के बिजली मिलनी चाहिए। वो चीज को उनको यकीनी बनाना था, जो उन्होंने नहीं बनाया। उसके ऊपर हमने बड़ा सख्त इनके ऊपर नोटिस लिया हुआ है, लेकिन ये बस बारिशों में हम थोड़ा सा फंस गए हैं, वरना हमने इनको के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल हमने इनको टेबल पर बिठा लिया था। हमने इनकी ऑडिट हम रन कर रहे थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक्सेस बिलिंग अगर इन्होंने की है तो वो पैसे भी हम लोगों को वापस करवाएं। सही। एक और इमरान इस्माइल साहब, अलमिया हमारे सामने आया है कि इस बारिश में जो तबाही हुई है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पसमानदा इलाके, गरीब इलाके, कच्ची पक्की आबादी वहां पर पानी भरा हो, वहां पे तबाही हुई हो। जो कराची के पॉश इलाके हैं वहां पे भी हमने देखा कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। क्लिफ्टन में जहाँ कंटोनमेंट जिम्मेदार है, डीएचए में जहाँ अथॉरिटी जिम्मेदार है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी है और 2 दिन बाद भी पूरी तरह पानी जो है वो बाहर नहीं निकला है। अब एनडीए में आके कराची में मदद कर रहा है, पाक फौज के जवान मदद कर रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में जहाँ पे दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएचए हो गए, कंटोनमेंट के इलाके हो गए, यहां पे भी कोई बेहतर निजाम नहीं नजर आ रहा। जहां करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, करोड़ों रुपए के घर हैं, वहां पे भी यही हाल है। अगेन शहजाद, बात वही है, आप एक एक इलाके की बात करते थे, जवाब ज्यादा मुख्तलिफ शायद ना दे पाओ। हाई टाइड है, पानी पंप करके बाहर फेंकने की जगह नहीं है। जितना पानी हम उठा के बाहर फेंक पा रहे हैं, मशीनरी मौजूद है पूरी इस वक्त, लेकिन जितना पानी उठा के बाहर फेंक पा रहे हैं वो फेंक पा रहे हैं। बाकी जितना पानी आप मजीद जब हाई टाइड उतरेगी तभी आप उस पानी को उतार सकेंगे, उससे पहले मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी क्लेमिटी है। ये कोई एक आम बारिश नहीं है कि 1 घंटे की जलथल हुई और कराची डूब गया। वो भी होता है कराची में कि 1 घंटे 1.5 घंटे की बारिश में ही कराची डूब जाता है, वो भी होता है। लेकिन अगर मैंने आपसे पहले किया था कि अगर हम अपने सिविल सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कर लेते तो तबाही शायद इस लेवल पे इमरान भाई साहब, उम्मीद करते हैं अब ये जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक कमेटी बनी है मुशावरती सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, ये दुरुस्त सिमत में काम करेगी और आवाम को आखिरकार रिलीफ मिलेगा। क्योंकि कई सालों से कराची की आवाम ये सुनती आई है कि मुख्तलिफ हुकूमत आई, कभी बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम चेंज हुआ, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल सका। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों हुकूमतें मिलकर कराची के शहरियों को रिलीफ फराम करेगी। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जहां कराची में होने वाली बारिश से कराची में तबाही हुई है, सिंध के मुख्तलिफ अजला में तबाही हुई है, वहीं पे मुल्क भर में भी जो बारिश हुई है और जो सैलाब की सूरत हाल है उससे तबाही भी हुई है, जानी नुकसान भी हुआ है। पिछले 4 दिनों में बारिश और सैलाब की वजह से 90 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 20 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में और 14 अफराद पंजाब में जाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान के भी कई देहात ज़ेरे आब हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर मज़ीद बारिश हुई तो चिनाब में भी सैलाब का ख़तरा है। मंगला डैम हो, तरबिला डैम हो, ऑलरेडी अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा भर चुके हैं और इसी तरीके से फैसलाबाद में भी जो शगाफ पड़ा उसकी वजह से भी वहाँ पे फसलों को नुकसान हुआ है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, इस वक्त पेशन गोई क्या है और क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मियाँ खालिद महमूद साहब मौजूद है, जो कि वज़ीर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल इस वक्त कितनी खतरनाक है? मजीद बारिश अगर होती है या ऑलरेडी जो इस वक्त डैम फुल हो चुके हैं या चिनाब रिवर के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर भी सैलाब आ सकता है, सूरत हाल एक्चुअली है क्या इस वक्त? बख्श है, ऐसी कोई बात नहीं। जो पिछली पहले तो वहाँ पे कोई हमारे जो दरिया हैं उनकी पोजीशन जो है वो फ्लड के हवाले से लो फ्लड है और खली बख्श है। खालिद साहब, आ रही है मेरी आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। आप कह रहे हैं कि इतनी कोई खतरनाक सूरत हाल है नहीं, चाहे चिनाब दरिया चिनाब हो या जेलम हो। जी, अभी जो आपने डैम की बात की है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मंगला की और तरबेला डैम भी अब फुल उनकी जो कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँच चुके हैं लेवल उनका। और ये भी मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि अब हमारा जो आने वाले दिन है वहाँ पानी की हमें कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। और जो डैम की जो 1242 है मंगला डैम का, अब वहाँ से 1 लाख क्यूसेक पानी जो है हम वहाँ से उसका खराज हो रहा है और इसी तरह वो भी लो लेवल का फ्लड है। और इसी तरह जो तरबेला डैम है वो 1550 के लेवल से अब 3 लाख क्यूसेक जो है उसका पानी का खराज हो रहा है। और तरबेला डैम से भी जो लो लेवल का फ्लड की पोजीशन है। जेलम में जो हमारे मंगला डैम से जो पानी आ रहा है दरिया जेलम में 17 जो हमारे मौजा जाते हैं वहाँ पे उनकी जो आबादी है उनमें पानी नहीं दाखिल हुआ, सिर्फ जो वहाँ पे खड़ी फसलें थी उनमें पानी आया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पानी भी फौरी तौर पर दरिया में वापस चला गया। अब सूरत हाल वहाँ पे ऐसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, फसलों का नुकसान नहीं हुआ और सूरत हाल जो है के हवाले से
सही, ये अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि दरिया का जो पानी आया था वो चला भी गया, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें एनडीएमए पीडीएमए को अलर्ट रहने की जरूरत है, लोगों की नकल मकानी करवाने की जरूरत है। खासतौर पे झेलम के इलाके से खबर आ रही थी, इतला थी कि वहां लोगों ने नकल मकानी की है। आप कह रहे हैं कि इतनी कोई तशवीश की बात नहीं है? नहीं, जो आपने बात की है नकल मकानी की, वो तो हम हिफाजती तदाबीर अपनाते हैं। अपना फ्लड आने से पहले ही जब हमें बताया गया मंगला अथॉरिटी ने कि मंगला की पोजीशन जो है वो डैम फुल हो चुका है और इम्कान है कि हम इसको 1 हफ्ते के बाद 1 लाख क्यूसेक पानी से छोड़ेंगे, तो हमने तमाम आबादियों को अलर्ट दिया और हमने ज़िली इंतजामिया को यह कहा कि इन आबादियों को आप महफूज मकाम पर शिफ्ट करें। और वो तो हम हर साल करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में तमाम इजला के तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अलर्ट दिया हुआ था कि हालिया जो बारिशें हो रही हैं इनसे कोई ऐसा नुकसान हो सकता है, छतें गिर सकती हैं, फ्लड आ सकता है, लो लेवल का फ्लड आए, मीडियम लेवल का आए। लेकिन शुक्र है कि ऐसी सूरत नहीं है। लेकिन जो नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, मेरे पूरे सूबा में पंजाब में अब तक 2 माह में तकरीबन 65 जो डेथ हुई हैं। तो ये तो वो है जो छतें गिर गई, बारिशों की वजह से कोई नाले में बह गया, कोई दरिया में कूद पड़ा, इस तरह की सूरत हाल से। बहरहाल ऐसी कोई बारिश की वजह से तबाही हुई, आप कह रहे हैं कि अमवात भी लोगों की उसमें हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। अगर हुआ तो लो लेवल फ्लड होगा, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि अगर खदशा है कि मंगला डैम में पानी ज़्यादा भर जाता है और उसकी वजह से झेलम की दरिया में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो कह रहे हैं कि नकल मकानी हम हर साल कराते हैं। इस दफ़ा भी वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे किया गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कोई ऐसी संगीन सूरत हाल या तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। ये कहना था सूबाई वज़ीर का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।